हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस का डेरिवेशन। उसी सीक्वेंस में आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस एंड इट्स एप्लीकेशंस। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट at कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस। ओके बच्चों, तो क्या करना होता है इसमें सबसे पहले हम एक कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस बनाते हैं। तो देखो, ध्यान देना है, ये हम बनाते हैं कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस लाइक दिस। एस डैश अपर्चर हो जाता है, पी इसका पोल हो जाता है, सी यहाँ कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है, और ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। क्लियर है बच्चों? इधर साइड के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं n2 है। n2 है इधर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज ग्रेटर देन n1 है, और इधर साइड के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, मीन्स ये रेयर मीडियम है, एंड दिस वन इज डेंसर वन। ओके बच्चों, हम क्या करते हैं, यहाँ कहीं पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O लेट कर लेते हैं। यहाँ से दो लाइट रेज हम एमर्ज कराते हैं, एक अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस चलती है जो बीइंग नॉर्मल इंसिडेंस स्ट्रेट में पास हो जाती है। दूसरा हम लोग इस पे ऑब्लिक इंसिडेंस कराते हैं। तो मान लिया ये ऑब्लिक इंसिडेंस है। बच्चों, जब भी आप रे डायग्राम बनाएं तो एरो मार्किंग करना ना भूलें, क्योंकि हर स्टेप के अपने मार्क्स होते हैं। अगर मीडियम चेंज ना हुआ होता तो लाइट रे से स्ट्रेट निकल जाती, बट ड्यू टू चेंज इन मीडियम वी नीड टू ड्रॉ नॉर्मल एट दिस पॉइंट। इस पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। लेट दिस पॉइंट बी ए, this is incident light ray, this is normal, so this angle must be equal to I angle of incidence। क्लियर है बच्चों? ध्यान देंगे, लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, व्हाट विल हैपन, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो सीधे ना जाकर के नॉर्मल की ओर बेंड होती बच्चों, लाइट रे ऐसे एमर्ज हो जाती है, चली जाती है। तो व्हाट वी ऑब्जर्व, एक इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे आप कह सकते हैं स्ट्रेट इधर जा रही है लॉन्ग प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरी जो है इधर को जा रही है। तो द टू रिफ्रैक्टेड लाइट रेज गोज टू डाइवर्ज, सो दे कांट फॉर्म रियल इमेज। सो व्हाट टू डू, वी हैव टू इंक्रीज देम बैकवर्ड। तो इसको जब हम बैकवर्ड बढ़ाते हैं, ऐसे बैक साइड डॉटेड हम बढ़ा लेते हैं, तो आप देखते हैं बच्चों यहाँ कहीं पर आकर के इस वाली लाइन को ये इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होती है, यहाँ पर वर्चुअल इमेज फॉर्म हो जाता है। अब ध्यान देना, ये चूंकि नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे, तो ये एंगल क्या हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R हो जाता है। उसी का वर्टिकली अपोजिट ये है, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। क्लियर है बच्चों? हम प्रिंसिपल एक्सिस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, और इसके फुट को हम कैपिटल M लेट कर लेते हैं। सारी डिस्टेंसेस बच्चों पोल से मेजर होती है, तो पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस माइनस का U है, पोल से इमेज तक की डिस्टेंस माइनस का V है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस माइनस का R है। और अब मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमें तीन और एंगल लेट करने होते हैं, OIC। तो OIC कहां पर लेते हैं, हमने बताया था O पर हम अल्फा एंगल लेट करते हैं, I पर बीटा और C पर गामा लेट करते हैं। तो देखो, यहां पर हो गया अल्फा, यहां पर हो गया बीटा, और यहां पर हो गया गामा। अब हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों। डायग्राम में इतना ही था। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट ए पर रिफ्रैक्शन फार्मूला लगाएंगे। तो हम लिखते हैं सिंस एट पॉइंट ए पॉइंट पर बच्चों लाइट रे किधर से किधर जा रही है, n1 से n2, देन बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। तो स्नेल्स लॉ से क्या हो जाएगा, 1n2 इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं, इफ एंगल्स बी स्मॉल, अगर बच्चों एंगल स्मॉल होते हैं तो हम क्या करते हैं, 1n2 को तो हम अभी 1n2 लिखते हैं, साइन I को केवल I, साइन R को केवल R लिख सकते हैं। अगले स्टेप में बच्चों हम 1n2 को लिख सकते हैं n2 अपॉन n1 इक्वल टू लिख सकते हो I अपॉन R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, व्हाट वी गेट n2R इक्वल टू n1I। लेट दिस बी क्वेश्चन फर्स्ट। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल
OAC, OAC ट्रायंगल में अगर हम ध्यान दें, इन ट्रायंगल OAC, इसमें आप देखेंगे OAC में गामा एक्सटीरियर एंगल है, आई और अल्फा क्या है, इंटीरियर एंगल है। तो हम लिख सकते हैं आई प्लस अल्फा इक्वल टू गामा। सो व्हाट वी गेट, आई इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई। एंड इन ट्रायंगल IAC की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों IAC ये दिख रहा है, IAC, इसमें भी गामा एक्सटीरियर है, आर और बीटा इंटीरियर है। तो हम लिख पाएंगे आर प्लस बीटा इक्वल टू गामा। सो व्हाट विल गेट, आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा। अब हम बच्चों क्या करेंगे, यहां से आई पता है, यहां से आर पता है, इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो नाउ बाई इक्वेशन फर्स्ट व्हाट वी विल गेट, N2R, आर की औकात क्या है, गामा माइनस बीटा, इक्वल टू N1 आई की औकात क्या है, गामा माइनस अल्फा। तो व्हाट वी गेट, N2 गामा माइनस N2 बीटा इक्वल टू N1 गामा माइनस N1 अल्फा। क्लियर है बच्चों। अब हम गामा का टर्म एक तरफ कर लेते हैं, तो व्हाट वी गेट, N2 गामा माइनस N1 गामा इक्वल टू, उधर जाके प्लस हो जाएगा N2 बीटा माइनस N1 अल्फा। तो अगली स्टेप में क्या करते हैं बच्चों, हम गामा कॉमन कर लेते हैं। तो N2 माइनस N1 टाइम्स गामा इक्वल टू व्हाट वी गेट, N2 बीटा माइनस N1 अल्फा। लेट दिस बी क्वेश्चन सेकेंड। यहां तक थिंग्स आर क्लियर स्टूडेंट्स, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, इस फिगर की मदद से हम क्या करेंगे बच्चों, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इसी क्वेश्चन 2 में रख देते हैं। तो हम यहां पर लिखते हैं, फ्रॉम फिगर इफ एंगल्स बी स्मॉल एंड अपर्चर बी स्मॉल एंड अपर्चर बी स्मॉल, अगर एंगल और अपर्चर छोटे हैं तो बच्चों ध्यान देना है, हम tan थीटा को केवल थीटा लिख पाएंगे और जो ये M पॉइंट है ना, दैट विल शिफ्ट टू P। क्लियर है। तो हम बात करते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल OMA, OMA बच्चों हम लिख पाएंगे अल्फा इक्वल टू tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स AM अपॉन OM, दैट इज AM की वैल्यू H हम लेट कर लेते हैं, अपॉन OM को हम पहले OP लिखेंगे, फिर H अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस ऑफ U आ जाएगा। O से P की वैल्यू क्या है, माइनस U है। इसी तरह इन राइट एंगल ट्रायंगल IMA की बात कर लेते हैं, इसमें हम लिख पाएंगे बच्चों बीटा इक्वल टू tan बीटा इक्वल टू AM अपॉन IM, दैट इज H अपॉन IP इक्वल टू H अपॉन माइनस ऑफ V। क्लियर है। फिर हम लिख पाएंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल CMA की बात कर लेते हैं, CMA की, इसमें हम लिख पाएंगे बच्चों गामा इक्वल टू tan गामा इक्वल टू AM अपॉन CM, दैट इज H अपॉन CP मीन्स H अपॉन माइनस का R। क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट टू डू, अब हमें क्या करना है, इस अल्फा बीटा और गामा की इन वैल्यूज को इक्वेशन 2 में क्या करना है, प्लेस करना है। तो हम लिखते हैं नाउ बाई इक्वेशन सेकेंड, क्या मिलेगा बच्चों, ध्यान से देखना है, N2 माइनस N1 टाइम्स गामा की औकात क्या है, माइनस H अपॉन R लिख सकते हो, इक्वल टू N2 बीटा की औकात क्या है बच्चों, इसे हम माइनस H अपॉन V लिख सकते हैं, और माइनस N1 अल्फा की औकात को हम माइनस H अपॉन U लिख सकते हैं। बच्चों दोनों तरफ से माइनस H कॉमन लेकर के कैंसिल कर देते हैं। ओके, सो व्हाट वी गेट, अब क्या मिल जाएगा हमें, ये मिलेगा N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई R इक्वल टू N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U। क्लियर है बच्चों। तो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3, ये आ गया अपना इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है बच्चों। सो दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन फार्मूला एट कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। व्हाट टू डू, अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। एक बार ध्यान से आप इसे देख लेंगे और वीडियो को पॉज करके एक बार पूरी चीजें आप रिवाइज कर लेंगे, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं।
बच्चों हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन थर्ड को दोनों तरफ हम क्या करते हैं, n1 से डिवाइड कर लेते हैं। क्लियर है? तो नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाई n1, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाई n1 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। तो क्या मिलेगा बच्चों, n2 अपान n1 माइनस n1 अपान n1 होल डिवाइडेड बाई कैपिटल R इक्वल टू n2 अपान n1 डिवाइडेड बाई v माइनस n1 डिवाइडेड बाई n1 डिवाइडेड बाई u। बच्चों आप सबको पता है कि जो n2 अपान n1 होता है दैट इज टर्म्ड एज 1n2 या फिर केवल n लिखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1n2 माइनस 1 अपान r, क्योंकि n1 अपान n1 1 हो गया, अगेन 1n2 अपान v माइनस 1 अपान u। फर्दर 1n2 को हम केवल n लिख सकते हैं, तो बच्चों n माइनस 1 अपान r इक्वल टू n अपान v माइनस 1 अपान u। सो दिस इज द रिफ्रैक्शन फार्मूला। क्लियर है बच्चों? लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4। आपको ध्यान होगा स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए भी रिफ्रैक्शन फार्मूला यही ऑप्ट किया था, एंड द सेम इज ऑब्टेन बाय कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए भी यही रिजल्ट आ रहा है। क्लियर है? तो बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, सारे सिंबल्स पता होना चाहिए। यू क्या होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पर पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस हो गई, और ये v जो है इमेज डिस्टेंस है, मींस पोल से इमेज तक की डिस्टेंस है। r जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मींस पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस है। बच्चों जब हम न्यूमेरिकल यूज करेंगे ना, उस समय वाइल यूजिंग न्यूमेरिकल्स हमें u, v और r को प्रॉपर साइन के साथ रखना होगा। तो कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है तो हम u को माइनस लेकर चलेंगे, v को माइनस लेकर चलेंगे, r को माइनस लेकर चलेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। क्लियर है? अब बच्चों यहां पर हम कुछ चीजें आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना है। अगर हम बात कर लेते हैं, इफ लाइट गोज फ्रॉम n2 टू n1 दैट इज डेंसर टू रेयर। अभी तक जो भी फार्मूला हमने दोनों डराइव किए हैं वो सिचुएशन में था जब लाइट रे रेयर टू डेंसर जा रही थी, लेकिन अब डेंसर टू रेयर जा रही, तो ऐसे में क्या होगा बच्चों, ये n1 और n2 क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। मतलब जहां n1 था वहां n2, जहां n2 था वहां n1। तो ये फार्मूला कैसे नजर आने लगता है बच्चों, अभी आएगा 1 माइनस n डिवाइडेड बाई r इक्वल टू 1 अपान v माइनस n अपान u बन जाता है। क्लियर है? तो ये बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये कंफर्म हो जाता है। अब यही चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई हुआ, नीट हुआ, या फिर थोड़े हॉट्स क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बात करते हैं, इफ देयर बी अ प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इफ देयर बी अ प्लेन सरफेस। तो बच्चों आपको हमने बता रखा है प्लेन सरफेस होगा तो क्या इफेक्ट आएगा, जरा ध्यान देंगे आप लोग। अभी इसकी कर्वनेस इतनी है तो रेडियाई ऑफ कर्वेचर आर है, जैसे जैसे ये प्लेन होता जाएगा, मतलब इसकी रेडियाई ऑफ कर्वेचर आप देखेंगे ये स्ट्रेट होता जाएगा तो रेडियाई ऑफ कर्वेचर इधर की तरफ भागेगा, यानी कि जैसे जैसे ये प्लेन होता जाएगा वैसे वैसे रेडियाई ऑफ कर्वेचर इंक्रीज होता जाता है, और प्लेन सरफेस के लिए रेडियाई ऑफ कर्वेचर की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। तो जब इनफाइनाइट हो गई तो यहां धर दो वैल्यू इनफाइनाइट। तो देखो बच्चों क्या मिल जाएगा आपके पास, अब n माइनस 1 अपान इनफाइनाइट इक्वल टू n अपान v माइनस 1 अपान u। क्लियर है? या फिर अगर हम इस एक्सप्रेशन को देख लें तो यहां से भी अभी रिजल्ट मैं लिख दूंगा, पहले इसको समझ लेते हैं। तो समथिंग अपान इनफाइनाइट क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। तो 0 इक्वल टू 1 अपान v माइनस 1 अपान u, सॉरी n अपान v माइनस 1 अपान u। इसका मतलब हो गया ये कि n अपान v इक्वल टू 1 अपान u। सो दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ओके बच्चों, तो ये बात आपको ध्यान से देख लेना है, एक बार वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से देख लेंगे। ओके, तो लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं, इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं हम।
स्टूडेंट्स अभी हमारे पास रिफ्रैक्शन, तो बच्चों हमने देखा कि रिफ्रैक्शन फार्मूला क्या होता है, तो ध्यान देंगे सिंस रिफ्रैक्शन फार्मूला n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। ये तब होता है जब लाइट रे कहां से कहां जा रही होती है, n1 से n2 में जा रही होती है, मीन्स रेयर टू डेंसर जा रही होती है। क्लियर है बच्चों। अब इसमें अगर हम बात कर लेते हैं फॉर प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फॉर प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, अगर हम प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात करेंगे, फिर से बच्चों r इक्वल टू क्या रख लेंगे, इनफाइनाइट। रख दो r की औकात इनफाइनाइट, देखो क्या आ जाएगा, पता चल जाएगा एकदम से। तो n2/b माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/infinity। आप सभी को पता है बच्चा लोग, जब समथिंग अपॉन इन्फिनिटी होता है औकात क्या हो जाती है, 0। तो व्हाट वी गेट, n2/v माइनस n1/u इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट n2/v इक्वल टू n1/u। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बच्चों, ध्यान देंगे। इसे अभी हम आगे यूटिलाइज करेंगे, तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी कि हाउ इंपॉर्टेंट इज इट, कितना इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। ये जो n1 है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेयर मीडियम का, और n2 किसका है, डेंसर मीडियम का है। क्लियर है। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब आपको ऐसे याद नहीं करना रेयर और डेंसर, आपको ऐसे याद करना है कि ये जो हमारा n1 है, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हैविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि जिधर ऑब्जेक्ट रखा होगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n1 है। और n2 जो है बच्चों, ये क्या है, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हैविंग इमेज। क्लियर है बच्चों, ये ध्यान देना है। यानी कि n1 क्या है, ऑब्जेक्ट के साइड के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और n2 क्या है, इमेज के साइड के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या यहां तक बात समझ में आ जाती है। और वैसे भी आपको पता है कि n1 जो है, दिस इज फॉर रेयर मीडियम एंड n2 इज फॉर डेंसर मीडियम। इट इज क्लियर। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। इसका एप्लीकेशन हम अभी इसके जस्ट अगले स्टेप में आपको बताने चल रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ रखा है रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, वहां पर हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों अब हम बात करेंगे कि ये जो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके आगे बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, फॉर प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ओके, तो ध्यान देंगे फॉर प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट्स सी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना बच्चों, ये जो मैंने बताया n2/v इक्वल टू n1/u, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन टू बी यूज्ड फॉर प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ओके, तो n1 क्या है बच्चों, यहां पर ध्यान रखना है। n1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्लेन कंटेनिंग इंसिडेंट लाइट रे एंड n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्लेन कंटेनिंग रिफ्रैक्टेड लाइट रे। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। क्लियर बच्चों, ये ध्यान देना। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन ये हम करते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों। आपको मैंने दूसरे मेथड से बताया, वो बस इस मेथड को भी हम देखते हैं। हमने मान लिया ये प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, क्लियर है, SS डैश, ये दो ट्रांसपेरेंट मीडियम को एक दूसरे से सेपरेट करता है। हम मान लेते हैं इधर n1 है और इधर n2 है। सपोज दैट n2 को हम n लेट कर लें और n1 को 1 मान लें, मतलब दिस इज एयर एंड दिस इज एनी अदर मीडियम, फॉर एग्जांपल वाटर लेट कर सकते हैं या कोई और ले सकते हैं। मान लेते बच्चों यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है डेंसर मीडियम में और इसे रेयर से ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे ले चलते हैं हम लोग, नॉर्मल इंसिडेंस करा लेते हैं। आपको पता है नॉर्मल इंसिडेंट होने वाली लाइट रे विदाउट डेविएशन आगे बढ़ जाती है। दूसरा हम लोग ऑब्लिक इंसिडेंस कराते हैं, तो ऑब्लिक इंसिडेंट होने वाली लाइट रे नॉर्मल की नीड हुई,
ये सीधे नहीं जाती, आपको पता है डेंसर से रेयर जाएगी, विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। एक्चुअली इसको सीधे जाना चाहिए बट इट विल गो लाइक दिस। इसको बैक साइड इंक्रीज करते हो तो यहाँ कहीं पर इमेज बनती हुई अपीयर होती है। ओके बच्चों, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैंने दूसरे मेथड से भी इसे करा रखा है बट आपको इसका एप्लीकेशन बताता हूँ। तो लेट दिस बी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जिसे हम एच ओ कह लेते हैं, एंड दिस बी पोजीशन ऑफ इमेज जिसे हम एच आई कह लेते हैं। क्लियर है बच्चों, समझ आ गया? इसमें हम अप्लाई करते हैं। अब ध्यान देंगे ऑब्जेक्ट इधर है तो इंसिडेंट लाइट रे इस मीडियम में लाई कर रहा है, तो इस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करते हैं। तो N2 को हम N लिख लेते हैं, N2 N है अपान, आप देखेंगे हमने बताया था N1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट लाइट रे प्लेन और N2 ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिंग लाइट रे कंटेनिंग। तो इसमें ध्यान देंगे बच्चों, N1 का काम यहाँ पे कौन करेगा? N करेगा। तो N हो गया क्योंकि इसी में इंसिडेंट लाइट रे कंटेन हो रही है, अपान ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है बच्चों? HO है, इक्वल टू N2 रिफ्रैक्टिव लाइट रे कंटेन करने वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये क्या है? 1 है, और अपान इसकी डिस्टेंस क्या है? HI है। क्लियर है बच्चों? तो अगर हम HI निकालें यहाँ पर तो HI विल बी इक्वल टू H0 अपान N, यानी कि अब जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा हो जाता है। दिस हैपेंस ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि जब हम डेंसर मीडियम में रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट को रेयर से ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ कहीं से ऑब्जर्व करते हैं, तो व्हाट हैपेंस, ऑब्जेक्ट अपनी एक्चुअल पोजीशन से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, और जितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल शिफ्ट, यानी कि ये जो डिस्टेंस है O से लेकर I तक का ये नॉर्मल शिफ्ट कहलाता है। तो बच्चों नॉर्मल शिफ्ट कैसे निकालेंगे? नॉर्मल शिफ्ट इक्वल टू ये आएगा, इसे अगर हम कोई पॉइंट M मान लेते हैं तो OM माइनस IM, OM की वैल्यू क्या है बच्चों? H0 है, माइनस क्या है? HI। तो नॉर्मल शिफ्ट HO को एज इट इज रखो, माइनस HI की वैल्यू यहां से रख लेते हैं H0 अपान N। तो व्हाट वी गेट, नॉर्मल शिफ्ट इक्वल टू H0 किया कॉमन, 1 माइनस 1 अपान N। आपको याद होगा बच्चों ये रिलेशन मैंने दूसरे मेथड से आपको डिराइव कराया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। इसी तरह से अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेयर में रखा हुआ है और उसे आप डेंसर से ऑब्जर्व करते हैं, इधर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N इक्वल टू 1 है और यहाँ पर N2 इक्वल टू मान लेते हैं N है। तो ऑब्जेक्ट से लाइट रे चलेगी, एक लाइट रे ऐसे सीधे आई, नॉर्मल इंसिडेंट हुआ और ये ऐसे सीधे निकल गई। दूसरा हम लोग इसका ऑब्लिक इंसिडेंस करा लेते हैं। तो ऑब्लिक इंसिडेंट होने वाली लाइट रे क्या होगा बच्चों? आप ध्यान देंगे यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। अगर मीडियम चेंज ना हुआ होता तो लाइट रे से सीधे निकल जाती, बट इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ऐसे आएगी, सीधे नहीं जाएगी। तो इसको भी हम बैक साइड बढ़ा लेते हैं और इसको भी हम बैक साइड बढ़ा लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ कहीं पर इंटरसेक्ट करती अपीयर होगी, मीन्स यहाँ पर इमेज बनेगी और ये क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो इसमें भी अब हम यही सेम फार्मूला अप्लाई करूंगा। तो ध्यान देंगे क्या लगाते हैं? N1 अपान U। तो N1 क्या है? इस बार इंसिडेंट लाइट रे यहाँ पर है तो N1 की जगह क्या लिख लेंगे? 1 अपान ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इसे हम कर लेते हैं, ये HO है और ये जो है ये इस बार HI है। तो 1 अपान क्या हो जाएगा बच्चों? HO हो गया, इक्वल टू इस बार आ जाएगा N अपान HI। तो व्हाट यू विल सी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो HI इक्वल टू आ गया N टाइम्स ऑफ H0। मतलब पता क्या चला बच्चों? पता ये चला कि जब हम रेयर मीडियम में रखे हुए ऑब्जेक्ट को डेंसर से ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो ऐसी कंडीशन में इस बार क्या होगा? ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा हुआ दिखाई देगा, और जब डेंसर में रखे हुए ऑब्जेक्ट को रेयर से देखते हैं तो स्मॉलर दिखाई देता है। क्लियर हो गई बात? अब कितना ज्यादा इसमें शिफ्ट आ गया ये आप अगर देखना चाहें तो जो साइज है वो तो कितना हो गया? NH0 हो गया, और कितना इसमें चेंज आ गया ये अगर आप निकालते हैं नॉर्मल शिफ्ट, यानी कि OI अगर निकालते हैं OI, तो ये कैसे आएगा बच्चों? ये आ जाएगा HI माइनस H0। तो HI की वैल्यू क्या है? NH0 माइनस H0, तो दिस विल बी N माइनस 1 टाइम्स H0। इतना ये बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। क्लियर है बच्चों? सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ
रिफ्रैक्शन फार्मूला एट प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। आई थिंक इट इज क्लियर। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।